हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम पर। हम कर रहे थे फिजिक्स के मतलब साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन पिछली वीडियो में बना दिए थे। उनसे संबंधित अतिरिक्त क्वेश्चन भी बताए गए थे आप लोगों को। अब हम लेकर आए हैं 50 से आगे के क्वेश्चन। हम हर भी 50-50 की सीरीज लेके आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने किया था, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है। ठीक है, ये एक बुक का नाम है। किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन। आपने डार्विनवाद पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक वे हैं, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक, आगे नेक्स्ट आता है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन संचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये क्रो लिखा गया है, वैसे इसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, आगे देखो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन ये साइंस में भी आता ही है क्वेश्चन, और इतिहास का क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, आगे देखो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अब स्थित हैं, ये भी हैदराबाद में है। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं, लगातार क्वेश्चन इनसे पूछे हैं। अब स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है, स्टैटिक साइंस भी आ रहा है। साइंस से संबंध मतलब जो आपके स्पेस सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो आधुनिक वर्गीकरण। ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जो वर्गीकरण दिया है जंतुओं में और वनस्पतियों में, ये कैरोलस लिनियस ने दिया है। ठीक है, कैरोल, इनकी एक पुस्तक भी बताई गई थी आप लोगों को, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक, तो पिछली वीडियो को हमारी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार वीडियो को देखें। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपकी याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। ठीक, उसके बाद है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडर और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडर और स्वान ने। उसके बाद है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। देखो कवकों का अध्ययन था माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन है फाइकोलॉजी। ठीक, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक, और डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जितने ये रिसर्च सेंटर हैं, अनुसंधान हैं, ठीक, और स्पेस सेंटर हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करें क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। उसके बाद देखो अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। यानी कि अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। जैसे रेशम की खेती को हम सेरीकल्चर बोलते हैं, वैसे ही अंगूर की खेती को कहते हैं हम विटीकल्चर, विटी। उसके बाद है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलिस्ट। ऑप्थाल्मोलिस्ट। ठीक है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलिस्ट। उसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब सीधे होते हैं, आभासी होते हैं, और दर्पण के दूसरी तरफ बनते हैं, अर्थात जिधर वस्तु होती है वस्तु से दूसरी तरफ बनते हैं, दर्पण के पीछे। ठीक, तो सीधे होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं, आभासी होते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस के बीच बनते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनते हैं। आगे देखो उसके बाद है हजामत बनाने के लिए, मतलब सेविंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण
और वस्तु को कहाँ रखते हैं? देखो अवतल दर्पण की एक विशेषता होती है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक छठी स्थिति आती है उसमें जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द्रव का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, ये जल के सापेक्ष मापा जाता है। ठीक है, द्रव का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। उसके बाद है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। इससे मापी जाती है लैक्टोमीटर से। आगे देखो, उसके बाद देखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर गाड़ी के सामने, सामने का मतलब है साइड मिरर की बात कर रहा है। साइड मिरर कौन सा होता है? जो हम उस प्रकार का मिरर लगाते हैं जो ज्यादा एरिया का प्रतिबिंब कम एरिया में बनाए और दर्पण के आगे बनाए और सीधा बनाए। तो वह अभी बताया था आप लोगों को कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखो, ये दर्पण तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, कि कांच के 2 टुकड़े होते हैं जिनके एक पृष्ठ पर पेंट किया जाता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है और दबे हुए तल पर पेंट किया जाता है जो लाल फास्फोरस का किया जाता है, या पारे की कलई भी कर देते हैं इसको। आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक। अभिदर्शक का मतलब है जो कैमरा, मतलब वह लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो वो लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। ठीक है, तो अभिदर्शक लेंस का मतलब है वह लेंस जो वस्तु की ओर है। जो नेत्र की ओर लेंस होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? जो पानी में हवा का बुलबुला यानी कि वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, आगे देखो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं हम? वायुमंडल में जो नमी होती है उसके मापने के यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिएक्टर इसके पैमाने को हम रिएक्टर पैमाना भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ये पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा हो? देखो मानव रेटिना पर आपकी जो नेत्र में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस की विशेषता होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनाता है। ठीक है, और आकार में परिवर्तन वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, वस्तु अगर दूर है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु पास में है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट आगे, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। ठीक है, तो बने हुए प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत होंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। जो देखते हैं, आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास लगा होता है, डॉक्टर आपके सीने पर लगाता है तो उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट आगे वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। और आपको पिछली वीडियो में इसकी डिटेल बताया गया था कि एक वायुमंडल में कितने पास्कल होता है या कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर होता है F/A। ठीक है, दाब की परिभाषा होगी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। तो P बराबर F/A, जिसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, जिसे हम अन्य नाम जिसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ठीक है, लेंस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि छोटी वस्तु को बड़ा देखा जाता है, मतलब छोटा वाला लेंस आगे लगाते हैं और बड़ा वाला पीछे। यानी कि अभिदर्शक लेंस छोटे द्वारक का कम फोकस दूरी का लेंस होता है और नेत्रिका लेंस बड़े द्वारक का लेंस होता है। ठीक,
आगे देखो, अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग कर, हेवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। ठीक है, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया बनाने की जो हेवर विधि है उसमें हम उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, जिसमें लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। रक्त का दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? अप्सरा, इसका नाम। ठीक, आगे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। सभी जानते हैं इसको कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो विक्रम साराभाई। उसके बाद आगे देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, कब हुई थी? 1972 में। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। ठीक है, कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। उसके बाद देखो, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? हेनीमैन, होम्योपैथिक। ठीक है, उसके बाद रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी को बताया था पिछली वीडियो में किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। उसके बाद लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। N2O, इसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक, उसके बाद है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, देखो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इसमें गलत है, ये H2O का हो गया। ठीक है, जिसे हम POP कहते हैं। ठीक है, इसमें आप प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला आप लोगों को आता है, आप इसे कमेंट्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, ये पिछली वीडियो में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो आप विटामिन सी और विटामिन ए का नाम कमेंट्स करेंगे, जिस प्रकार से आप POP का नाम कमेंट्स करेंगे उसी प्रकार से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के केमिकल नेम आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है भैया, ये टो है टी। ठीक, जिसे हम अश्रु गैस कहते हैं, मतलब जिसके कारण आंखों में आंसू आते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा किस अंग का रोग है आंख का? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? आंखों के रोग हैं ये। ठीक, आगे देखो, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? ठीक है, 30 डेसिबल से 40 डेसिबल तक। इसको फुसफुसाहट क्या होती है? 15 डेसिबल से 20 डेसिबल, जो बहुत आराम से बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखो, अदिश राशि कौन सी है? तो ये अदिश राशि, इसमें देखो चाल भी अदिश है, द्रव्यमान भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, घनत्व भी अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है, विद्युत धारा भी अदिश है। ठीक है, तो ये आपको अतिरिक्त क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन में आपको ये कुछ राशियाँ दी गई हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद है सदिश राशि कौन सी है? तो ये जिनके साथ वेग आता है वो सब सदिश राशियाँ होती हैं, जिनके साथ त्वरण आता है वो सब सदिश राशियाँ होती हैं, जिनके साथ बल आता है वो सब सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, जिनके साथ आघूर्ण आता है, ठीक है, ये कॉमन वर्ड याद रखने, आघूर्ण, वेग, त्वरण, बल, ठीक है, सब क्या होती हैं? सदिश राशियाँ। और जिनके साथ क्षेत्र शब्द आता है वो सब सदिश राशियाँ होती हैं, और जिनके साथ फ्लक्स शब्द आता है, फ्लक्स, वो अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, आगे चलो, उसके बाद है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। ठीक है, आगे चलेंगे, उत्प्रेरक सभी जानते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं?
जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनके लिए पहली वीडियो की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। पहली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें। इसी प्रकार से हम 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये लगभग आप लोगों तक 1000 क्वेश्चन पहुंचाए जाएंगे, जो एक एक 2-2 बार देखने पर आपकी याद हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ छोड़े गए हैं, जिन्हें आप कमेंट्स करेंगे, जिनका आंसर को, उनका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे आप यूट्यूब चैनल एग्जाम डे 78 के साथ। धन्यवाद।